नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय आप सभी को जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए चलाई जा रही है। और जीव विज्ञान में आज हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की जो शाखा होती है उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। और आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है और वो प्रश्न है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है माइक्रोबायोलॉजी। किसके द्वारा किया जाता है? आप बता देंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? जेलीफिश एवं हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? जेलीफिश और हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? तो आप बता देंगे मेटाजोआ। किस में आते हैं? मेटाजोआ। जेलीफिश एवं हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? मेटाजोआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। पादप रोग विज्ञान के जनक। पादप रोग विज्ञान के जनक। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बता देंगे एजे बटलर। कौन है? एजे बटलर। ये जो हमारी क्लासें हैं आप सभी के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी में रामबाण साबित होंगी। आप सभी इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और अपना स्नेह इस चैनल को देते रहें। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर जो 5 है वो कहता है कि कवक में पोषण किस प्रकार होता है? कवक
कवक में पोषण होता है। अब कवक में पोषण होता है किसके द्वारा होता है, तो आप बता देंगे अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण हो अवशोषण, माने अवशोषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो आप बता देंगे अवशोषण द्वारा होता है। कवक में पोषण किसके द्वारा होता है, तो अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे माना जाता है, तो स्टीफन हेल्स को। स्टीफन स्टीफन हेल्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त, क्या है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप बता देंगे उन्हें कहा जाता है हाइलोफाइट। क्या कहा जाता है, हाइलोफाइट। हाइलोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइलोफाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं, और कहा जा रहा है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बता देंगे कि साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का। कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी है। ठीक है, कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है, तो कोशिका है। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है, कु अंगतेश, कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका, और कोशिका से ऊतक, अंग से अंग, और ता से हो गया अंग तंत्र, और से हो गया शरीर। तो कु अंगतेश माने सर्वप्रथम कोशिका का निर्माण हुआ, और कोशिका से ऊतकों का निर्माण, और ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, और अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और इस प्रकार हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव, प्रश्न है कि सभी
कैरियोटिक सभी प्रोकैरियोटिक जीव जीव किस वर्ग में रखे जाते हैं? किस वर्ग में सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो आप बता देंगे ये रखे जाते हैं मोनेरा में। किसमें रखे जाते हैं? मोनेरा। ठीक है, किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो आप बता देंगे मोनेरा वर्ग में रखे जाते हैं। कौन रखे जाते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक जीव या जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 10। और वो प्रश्न है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। कौन कहलाता है भाई? तो आप बता देंगे ब्रायोफाइटा। कौन कहलाता है? ब्रायोफाइटा। कौन कहलाता है? तो आप बता देंगे ब्रायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे कि जीवित जीवाश्म आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्की बैक्टीरिया। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 12। और यह प्रश्न है, मेढक का वैज्ञानिक नाम। मेढक का वैज्ञानिक मेढक का वैज्ञानिक नाम। तो आप क्या बता देंगे कि भाई मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, क्या नाम है? राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। फर्ण को किस वर्ग में या फर्ण किस वर्ग का उदाहरण है? फर्ण किस वर्ग का उदाहरण है? ठीक है, फर्ण किस वर्ग का
उदाहरण है। तो आप बता देंगे कि फर्न जो है उदाहरण है टेरिडोफाइटा। इसका टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, टेरिडोफाइटा का। नेक्स्ट प्रश्न पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, यह है बजरी रेत में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। बजरी रेत में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे इसे कहा जाता है सेमोफाइट्स। क्या कहा जाता है? सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए जीवाणु में डीएनए, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? तो आप बता देंगे प्लाज्मिड। कौन सा होता है? प्लाज्मिड। कौन सा होता है? प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, एक कोशिकीय या एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहा जाता है? एक कोशीय, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशीय पीले, एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे डाइटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइटम। ठीक, प्रश्न नंबर 17 पर पहुंचते हैं और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे सबसे बड़ा पौधा। तो आप याद रखिए डासेनिया। क्या याद रखेंगे? डासेनिया। ठीक है, याद रखेंगे आप डासेनिया। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर जो 18 है वो कुछ इस प्रकार है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसका था? जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसका था, या जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने दिया? ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ओसवाल्ड हिप्पो ने। किसने दिया? ओसवाल्ड हिप्पो। ओसवाल्ड हिप्पो ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, और ये प्रश्न है कि थाइलोफाइट के अंतर्गत क्या आता है? थाइलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। थाइलोफाइट के अंतर्गत आते हैं कौन कौन आता है? तो आप बता देंगे। जीक से आते हैं। कौन आते हैं? जीक से। जीक से क्या है? जीक से, जी से मतलब है जीवाणु। कौन आता है? तो आप बता देंगे जीवाणु। ठीक, का से कौन आता है? तो आप बता देंगे कवक। का से कौन आता है? कवक आता है। और से कौन आता है? शैवाल। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? जीक से। जीक से का मतलब क्या है? जीवाणु, कवक और शैवाल, ये आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो थाइलोफाइट के अंतर्गत कौन आता है? तो थाइलोफाइट के अंतर्गत जीक से आते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है भाई? तो आप बता दीजिए। वंश तथा जाति। क्या अभिप्राय है? वंश तथा जाति। ठीक, वंश तथा जाति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। चलिए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो हैं वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को माना जाता है। प्रश्न नंबर 22।
एक पुस्तक है सिस्टम नेचुरी, सिस्टम ठीक है, पुस्तक है, किसकी पुस्तक है भाई? तो ये भी किसकी है? तो ये भी पुस्तक लेनियस की है। किसकी है? लेनियस की। बहुत पूछी जाने वाली ये पुस्तक है, ध्यान रखिए। तो ये लेनियस की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? पुष्पी पादप रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं? कौन सा वर्ग है इनका? तो आप बता देंगे, फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स में। तो पुष्पी पादप होते हैं उन्हें फेनरोगेम्स। ठीक, फेनरोगेम्स में रखा जाता है इनको। और जो अपुष्पी पादप होते हैं, कौन? प्रश्न नंबर 24। अपुष्पी पादप रखे जाते हैं, किसमें रखे जाते हैं? तो आप बता देंगे, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम्स, ठीक, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 25। कहा जाता है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई, वर्गीकरण की आधारीय या सबसे छोटी या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आधारी इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो आप बता देंगे, जात। कौन सी है? जात। जात या प्रजाति भी कह सकते हैं। और इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक क्या है इसकी, देख लीजिए। ट्रिक है, जावक गण, जावक गण वग, गणवक संघ जी, संघ जी। ठीक, जावक गण वग संघ जी। अब इसका मतलब क्या है? जात। जा से जात हो गई। अब एक जात के लोग जहां नजर आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि एक वंश के हो क्या? तो जात के आगे कौन आया? वंश आ गया। और वंश बना तो वंश से कुल का निर्माण हुआ। किसका? कुल का। और कुल के बाद गण, और गण के बाद वर्ग आता है, और वर्ग के बाद संघ आता है, और सबसे बड़ा जो है वो है जी से जीव जगत। जीव जगत, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अगर सबसे बड़ा वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए या सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई जो है वो है कौन? जीव जगत है। और जीव जगत को हम क्या बोलते हैं? तो आप कह देंगे, इसे हम बोलते हैं किंगडम। किंगडम क्या बोलते हैं? किंग
ठीक, किंगडम बोलते हैं इसे, ध्यान रखिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 26 पर। याद कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद करेंगे, और ट्रिक है हमारी जावक गण वग संघ जी। जावक गण वग संघ जी, वग से हो गया वर्ग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 26 पे पहुंचते हैं। और प्रश्न नंबर 26 कहता है कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो आप बता देंगे कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। कौन से? जलीय, जल में जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो जलीय पौधे होते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। और प्रश्न नंबर 27 जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जल रहित होते हैं। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं। जड़ रहित होते हैं। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? तो आप बता देंगे साइलोस्पिडा। साइलोस्पिडा, साइलोस्पिडा सब फाइलम, साइलोस्पिडा सब फाइलम। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? तो साइलोस्पिडा सब फाइलम के। ठीक, साइलोस्पिडा सब फाइलम के। ओके। प्रश्न नंबर 28। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 28। और ये प्रश्न जो है हमारा ये है संघ ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। संघ ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है भाई? देखिए, ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आता है टेरिडोफाइट्स फाइटा, टेरिडोफाइट्स या फाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनको आवृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, एंजियो कहा जाता है। ठीक, संघ संघ ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म आते हैं। आवृत बीजी, अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स। ठीक, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया भाई? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 30। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो याद रखिए, लैमिनेरिया से। कौन सा शैवाल? लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त हो जाती है। ये थी आज हमारी जीव विज्ञान से संबंधित क्लास। कैसी लगी हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और हाँ, आप सभी पूरी क्लास को अवश्य देखें। और आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? HW में रहेगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। इसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।